हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के इतिहास के बारे में। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो आपके जैसे सीजीएल हो, जेपीएससी हो या झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले झारखंड के परिचय और नामांकन के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड जो है वो एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि झारखंड का पुराने ग्रंथों में, प्राचीनतम ग्रंथों में क्या नाम लिया गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और विशेषताएं को देखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, झार और खंड से। ठीक है। तो झार का मतलब होता है झाड़ी या वन, और खंड का मतलब होता है प्रदेश। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं झारखंड जो है वो क्या है, झाड़ी प्रदेश है या वन प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड में जो है वो दो हिस्से आते हैं, पहला छोटा नागपुर जो कि पठारी हिस्सा है, और दूसरा संथाल परगना जो कि वन क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद प्राचीन काल में झारखंड में कौन कौन से शासक या वंश जो है वो शासन किए थे। तो हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में झारखंड में गुप्त वंश का शासन चला था यहाँ पे, और गौड़ वंश के शशांक का शासन चला था। ठीक है। फिर मध्यकाल में आते हैं, मध्यकाल में झारखंड में कौन कौन से वंश या शासक शासन किए थे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो छोटा नागपुर है, जिसमें नागवंश, जिसका कौन सा वंश, नागवंश जो है वो झारखंड पे शासन किया था। पलामू का रक्सेल वंश, सिंहभूम का सिंह वंश, मानभूम का मान वंश, रामगढ़ फिर राज्य फिर शासन किया था। खड़गडिहा राज, पंचेत राज, फिर ढालभूम का ढाल राज, और पलामू का चेरो वंश। ठीक है। तो ये जो है वो सीरियल वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन से शासन किए थे। ठीक है। तो इसको याद रखना जरूरी है कि कौन कौन सा शासन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि छोटा नागपुर का कौन सा वंश जो है वो झारखंड में शासन किया था। तो बताना होगा कि नाग वंश। पलामू में कौन सा किया था, तो रक्सेल वंश बताना होगा, है ना। फिर आते हैं दिल्ली सल्तनत काल पीरियड में। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, 300 वर्षों के दौरान झारखंड में पूरी तरह आक्रमण नहीं हो पाया था यहाँ पे, लेकिन छुट फुट बाहरी आक्रमण जरूर हुआ था। हम लोग ये देखते हैं कि वीरभूमि के राजा सिंहू पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया जो है वो हजारीबाग पर आक्रमण किया था। उड़ीसा का शासक कपिलेंद्र गजपति जो है वो संथाल परगना पर आक्रमण किया था। ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि हजारीबाग पर आक्रमण करने वाला का नाम बताइए, तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि 13वीं सदी में उड़ीसा का शासक एक था जिसका नाम था राजा जय सिंह देव। वो स्वयं को झारखंड का शासक क्या किया था, घोषित किया था। फिर आते हैं खानदेश का शासक जिसका नाम था आदिल शाह द्वितीय। वो अपना सेना को झारखंड भेजता है और झारखंड सुल्तान की पदवी क्या करता है, धारण करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि झारखंड का शासक घोषित किसने किया था अपने आप को, तो राजा जय सिंह देव। कहाँ का था, तो उड़ीसा का शासक था। फिर पूछ सकता है कि झारखंड सुल्तान की पदवी किसने धारण की थी, तो बोलेंगे आदिल शाह द्वितीय। या फिर पूछ सकता है कि झारखंड सुल्तान का पदवी जो धारण किया था वो कौन सा शासक था, तो बोलेंगे खानदेश का शासक आदिल शाह द्वितीय। फिर मुगल काल में आ जाते हैं। तो मुगल काल में क्या हुआ था, अकबर के शासन काल के 30वें वर्ष में क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच में संबंध स्थापित हो पाया था। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश जो था वो कर भुगतान करता था किसको, तो बिहार उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को। हालांकि यहाँ पे देखने वाली बात है कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश जो थे वो मुगल सूबेदारों को कर अदायगी करते थे, लेकिन जब भी उन पर शासन कमजोर हो जाता था या फिर जब भी बिहार उड़ीसा के मुगल सूबेदारों का पकड़ ढीला होता था क्षेत्रीय राजवंश से, तब तब क्षेत्रीय राजवंश कर देना बंद कर देते थे। ठीक है। इसी बीच क्या होता है कि मराठा आक्रमण हो जाता है 1747 से 1831 ईस्वी के बीच में। और इसी के बीच में क्या होता है, अंग्रेजों का प्रवेश का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और यह प्रवेश का प्रक्रिया जो है वो 70 वर्ष तक रहता है। अंग्रेज जब आते हैं तो अपने साथ जमींदार जमींदार वगैरह को, ठीक है, उसको लेकर के आते हैं, और झारखंड का जनजाति जो है वो इनके खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं। झारखंड के लोग अंग्रेजों को डीकू शब्द कह करके क्या करते थे, पुकारते थे। तो याद रखना है कि झारखंड की जनजाति अंग्रेजों को क्या कहते थे, तो डीकू, बाहरी लोगों को डीकू कहते थे। संथाल विद्रोह होता है जनजातियों में जब
तीव्र प्रतिक्रिया होती है अंग्रेजों के विरुद्ध, तो संताल विद्रोह होता है, और मुंडा उलगुलान या फिर बिरसा आंदोलन होता है। यहाँ पे देखिएगा संताल विद्रोह जो 1855 से 1856 के बीच में होता है, और मुंडा उलगुलान जो है वो 1899 से 1900 के बीच में होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी झारखंड की भूमिका जो है वो सक्रिय भूमिका रही। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी झारखंड की सक्रिय भूमिका रही। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताना है कि झारखंड के किस वर्तमान जिले में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। ठीक है, तो ये कमेंट करना आपको। फिर हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, तब झारखंड जो है वो बिहार का हिस्सा था, और झारखंड को दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड को आजादी के बाद किस नाम से जाना जाता था, तो बोल सकते हैं दक्षिणी बिहार। फिर 20वीं शताब्दी के आरंभ में क्या हुआ था, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बीजारोपण हुआ था, और आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज कर रहा था, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसको आदिवासी महासभा भी कहते हैं, वो भी कर रहा था, और एक थी झारखंड पार्टी, ये भी क्या कर रहे थे, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। फिर 20वीं सदी के चतुर्थांश में, मतलब अंतिम शताब्दी में, 20वीं सदी के अंतिम शताब्दी में, मतलब 1975 से लेकर 2000 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, तो अभी आपको बताना है कि अभी झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है और झारखंड के किस पार्टी से है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि जेएमएम जो है उसका दैट मीन्स झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, उनके एक बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, कौन, शिबू सोरेन। ठीक है, तो इनका भी सक्रिय भूमिका रहा है। तो अगर आप जानते होंगे तो आप बता सकते हैं कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनका शिबू सोरेन के साथ क्या क्या रिश्ता है या क्या संबंध है, तो ये भी आपको कमेंट करना है। फिर हम लोग देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नियमित आंदोलन होता है 1975 से लेकर 2000 के बीच में, और इसी के दबाव में आकर के बिहार सरकार क्या करता है, 1995 ईस्वी में जैक की स्थापना करता है, जैक। और यहाँ पे जैक का मतलब क्या है, झारखंड रीजन ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद। फिर हम लोग देखते हैं कि 15 नवंबर 2000 को क्या होता है, झारखंड का स्थापना हो जाता है, और 28वें राज्य के रूप में इसको मान्यता मिल जाती है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी बनते हैं, प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बनते हैं, और राजधानी जो है वो रांची बनती है। फिर हम लोग देखते हैं झारखंड के नामकरण के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि झारखंड का जो नाम है वो ऐतिहासिक ग्रंथों में भी पाया जाता है, लेकिन यह झारखंड नाम करके किसी और नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता है, ये पूछ सकता है आपको कि ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम क्या था। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायु पुराण में क्या था, विष्णु पुराण में क्या था, भागवत पुराण में क्या था। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बढ़िया से एकदम याद करना है आपको। फिर हम लोग देखते हैं वायु पुराण में मुरंड नाम था, विष्णु पुराण में मुंड नाम था, भागवत पुराण में किकिट प्रदेश नाम था, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश या पशुभूमि का जिक्र आता है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड देश। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकता है, एक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड का नाम है और वायु पुराण में मुरंड है, और विष्णु पुराण में मुंड है, तो ये तीन एक जैसा मिलता जुलता है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। फिर पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से झारखंड को जाना जाता था। फिर 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, और झारखंड का यह प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, कौन सा, तो 13वीं सदी का ताम्रपत्र। फिर मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया। जैसे हम लोग देखते हैं तारीख फिरोज शाही के लेखक जो थे, जो रचनाकार थे, वो शम्स सिराज अफीफ, तारीख बांग्ला के सलीमुल्लाह, सियारुल मुतखरीन के गुलाम हुसैन खां। तो इन तीनों मुस्लिम इतिहासकारों के जो भी रचना थी उनमें झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं भक्ति काल में कबीर और जायसी जो है वो अपनी रचनाओं में भी झारखंड का उल्लेख करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा भाग है छोटा नागपुर, और यह लगभग 80% है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चीनी यात्री फाहियान वो जो है वो अपना यात्रा वृतांत, है ना, यात्रा वृतांत क्या होता है, तो जब कोई विदेशी नागरिक भारत में आते थे तो भारत का भ्रमण करते थे। ठीक है, तो भ्रमण यात्रा करते थे, और यात्रा में जो कुछ भी वो देखते थे उसके बारे में लिखते थे, और इसी को हम लोग यात्रा वृतांत कहते हैं। ठीक है,
और चीनी यात्री फाहियान का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? फोको क्वी। फोको क्वी। फोको क्वी में छोटा नागपुर को कुक्कुट लाड के नाम से बताया गया है। और चीनी यात्री हवन सांग, उसका यात्रा वृत्तांत क्या नाम था? सीयूकी। और वो छोटा नागपुर को क्या बताता है? किलो नासुका लाना। इसका मतलब होता है कर्ण सुवर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि चीनी यात्री फाहियान का कौन से यात्रा वृत्तांत में हमको छोटा नागपुर का उल्लेख मिलता है? तो बता सकते हैं फोको क्वी। या हवेन सांग के कौन से यात्रा वृत्तांत में हमको छोटा नागपुर का उल्लेख मिलता है? तो बताएंगे सीयू की। फिर पूछ सकता है कि चीनी यात्री फाहियान का यात्रा वृत्तांत फोको क्वी में छोटा नागपुर को किस नाम से जाना गया है? तो कुक्कुट लाड। तो हवेन सांग से भी रिलेटेड इसी तरह का कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको बढ़िया से याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। मध्यकाल में हम लोग देखते हैं तो रांची। रांची में क्या होता है? कोकरा या खोखरा नाम इसका होता है रांची का मध्यकाल में। और इसी को आगे चल करके चुटिया नागपुर, फिर इसी का अपभ्रंश होकर के छोटा नागपुर, फिर इसी का अपभ्रंश होकर के छोटा नागपुर निकलता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि छोटा नागपुर नाम है, लेकिन ये वास्तव में छोटा नहीं है, बल्कि इससे बड़ा है। 80% देते हैं कि झारखंड का भाग क्या है? छोटा नागपुर है। तो छोटा नागपुर को एक तरफ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? छोटा नागपुर इक्वल टू झारखंड, और झारखंड इक्वल टू छोटा नागपुर, क्योंकि ये 80% है भाग है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्रिटिश शासनकाल में देखते हैं 1765 से 1833 के बीच में। छोटा नागपुर में क्या होता है? 1834 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का निर्माण किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ रखा जाता है? विल्किंसनगंज या विशुनपुर, जो कि अभी वर्तमान में क्या है? रांची है। फिर हम लोग देखते हैं संथाल परगना के बारे में। तो यह दूसरा सबसे बड़ा भाग है, 20%। और ये इसका प्राचीनतम नाम क्या है? नरीखंड। इसको काक जोल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चीनी यात्री हवेन सांग, संथाल परगना का मुख्य क्षेत्र राजमहल गया था। और राजमहल को किस नाम से लिखा गया है वहां पे? तो कीचिंग कोयलो। कीचिंग कोयलो। ठीक है, कीचिंग कोयलो। फिर हम लोग देखते हैं संथाल परगना। संथाल परगना में जो था वो कौन कौन सा था? राजकमल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका। ठीक है, और इसको दामिनी को के नाम से जाना गया था, और इसको पहाड़ी अंचल के नाम से भी जाना गया था। तो ये था आपका पूरा झारखंड का परिचय और नामकरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। धन्यवाद।